ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ पे हमने फाइब्रस प्रोटीन्स को लिया था, और फाइब्रस प्रोटीन में हमने जो अल्फ़ा कैरोटीन है उसको डिस्कस किया था। तो अल्फ़ा कैरोटीन की स्ट्रक्चर क्या थी वो हमने डिस्कस किया था। एक कॉइल्ड कोयल कन्फर्मेशन है ना, सुपर ट्विस्टेड मॉलिक्यूल था, यानी कि एक अल्फ़ा हेलिक्स दूसरी अल्फ़ा हेलिक्स के साथ में रैप्ड आउट हो जाती है, और जब रैपिंग होती है तो उनके जो कॉन्टैक्ट एरियाज हैं, उन कॉन्टैक्ट एरियाज़ के अंदर जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो बरीड हो सकते हैं, मैसअप हो सकते हैं। तो हेलिक्स क्योंकि कोई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, फाइब्रस प्रोटीन कोई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आफ्टर इट वहाँ पे सरफेस के ऊपर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उसका लॉजिक था कि जब सुपर ट्विस्टिंग होती है तो कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर जो जोन बनता है उस जोन में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आपस में मैसिंग के थ्रू इस्टेब्लिश हो सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये था कि जब वन हेलिक्स रैप्ड ऑन द सेकंड हेलिक्स, तो जो सुपर हेलिकल ट्विस्ट बनता है दैट हैज़ ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेलिकल ओरिएंटेशन, कि राइट हैंडेड जो हमारी हेलिक्स थे वो जब रैप आउट होती हैं तो जो सुपरा मोलिकुलर हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है दैट हैज़ ए लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट। तो ओरिजिनली यूनिट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, देन सुपर हेलिकल कन्फर्मेशन कैसे बना है वो भी पता होना चाहिए, पैरामीटर्स अल्फ़ा हेलिक्स जैसे होते हैं राइट, वो भी पता होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कहाँ थे, मैसअप क्यों होते हैं, ये छोटी छोटी बातें थी। लेकिन हमारे जो सी पार्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ के जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट इन्हीं एक एक लाइन से बेस्ड है, इनसे कनेक्टेड होते हैं। जब आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्टेटमेंट एक छोटी सी लाइन से कनेक्ट होता है। तो एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाँ फाइब्रस भी है लेकिन सतह के ऊपर कैसे आ सकते हैं हाइड्रोफोबिक, तो लॉजिक है आपके पास, वो चीज़ें आपको क्लियर करनी थी। ओके, देन आफ्टर एज एन एग्जांपल वी हैव डिस्कस अबाउट वेविंग फॉर द हेयर्स, है ना, कि हमारे जो हेयर्स हैं दे आर एंटायरली कंपोज्ड ऑफ अल्फा कैरोटीन। तो वहाँ पे कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो अल्फ़ा कैरोटीन जो पेप्टाइड्स हैं, अल्फ़ा हेलिसेज हैं, जो उनके यूनिट्स हैं, उनमें अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है, और अमीनो एसिड सीक्वेंस में ही जो सिस्टीन का सीक्वेंस है वो भी हम काउंट कर पाते हैं। और पर्टिकुलर जो सिस्टीन के बीच में जो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेयर पैटर्न। ओके, लेकिन इन केस ऑफ इंजीनियरिंग और इन केस ऑफ मॉलिकुलर डिज़ाइनिंग वी कैन अल्टर दैट डिज़ाइन, कि पर्टिकुलर जो भी हेलिक्स का पैटर्न है, जो वेविंग का पैटर्न है, या जो कर्लिंग का पैटर्न है, या जो हेयर्स का जो पैटर्न है, वी कैन मॉडिफाई इट, है ना, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात आपको समझनी थी कि पर्टिकुलर जो भी पैटर्न था हेयर का जो डिज़ाइन है दैट इज़ बेस्ड ऑन डाइसल्फाइड लिंकेज पैटर्न, कि पहले से जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग का पैटर्न है उसके कारण से एक प्रकार का पैटर्न था हेयर डिज़ाइन का। अगर हमें कोई दूसरा डिज़ाइन नीडेड है या हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट ये आती है कि हमें पुराने वाला पैटर्न डिस्टर्ब करना पड़ेगा, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एंड व्हेन वी थिंक हाउ टू ब्रेक अप डाइसल्फाइड लिंकेज, इट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप जो कि सिस्टीन में कन्वर्ट हो गए थे, डाइसल्फाइड लिंकेज में चले गए थे, उनको हम सल्फ हाइड्रल में कन्वर्ट करेंगे ना, कि जो एसएस बॉन्डिंग जो हम दिखा रहे थे दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल एसएस ग्रुप्स। ठीक है, एसएस ग्रुप्स को हम सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स बोलते हैं। जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन एंजाइम्स हैं, वो भी इनको यूज़ करते हैं एज ए डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें एक सिस्टीन का बॉन्डिंग था उसको डिस्टर्ब करना था, एंड डिस्टर्ब मीन्स हमें ऑक्सीडाइज कंडीशन को रिड्यूस कंडीशन में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपली जब आप रिड्यूस कंडीशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और जैसे हम डाइसल्फाइड लिंकेज को डिस्टर्ब कर देंगे बाय रिडक्शन एंड बाय कन्वर्टिंग इनटू सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स,
उसके बाद में हमारी अगली नीड आती है कि हमें नेक्स्ट पैटर्न कैसा चाहिए। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें हेयर को या हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको हमें उस पैटर्न में लाना पड़ेगा। और देर आफ्टर जो नए डाइसल्फाइड लिंकेज हम बनाना चाहते हैं वो हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम रिमूव करने वाले हैं एंड देन न्यू डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएं, उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हमने किया, इट इज़ ए मॉलिकुलर इंजीनियरिंग। होने को तो ये एक प्रकार का डाइसल्फाइड बॉन्ड था, उसको पहले तोड़ा, फिर दूसरा बॉन्ड का पैटर्न बनाया, फिर हमने लगा कि जो ओवरऑल हमारे हेयर्स का पैटर्न है, जो कर्लिंग डिजाइंस है, दे गॉट मॉडिफाइड। तो एक बिल्कुल से एक छोटा सा पॉइंट है कि एक बार हम क्लियर कर लें चीज़ों को कि भाई जो पैटर्न है दैट इज़ बेस्ड ऑन डाइसल्फाइड लिंकेज पैटर्न बस। तो आपको एक नया हेयर डिज़ाइन चाहिए तो नया पैटर्न बनाना पड़ेगा, तो पुराना तोड़ना पड़ेगा, नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो कौन से स्टेप्स हैं आपके पास वो आपको क्लियर करनी थी, क्योंकि एज इट इज़ बिल्कुल इसी प्रकार से सेम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, बिल्कुल हूबहू यही चीज़ CSIR में पेपर के अंदर ये रहा हुआ है। तो हमें एक एक बात ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस में जितना भी कंटेंट है ना उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। और एक बार जब आप लोग इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो फिर आपको पता भी चल जाता है कि इसमें बहुत ही छोटा सा सेक्शन है जिसको आपको तैयार करना होता है, पिकअप करना होता है, बाकी चीज़ें आपको समझनी होती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने इसको कवर भी कर लिया होगा। तो जैसे हमने अल्फ़ा केराटिन को डिस्कस किया था कि अल्फ़ा केराटिन इज ए टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, सिमिलरली उसी प्रकार से एक दूसरी फाइब्रस प्रोटीन को हम डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। ये जो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स हैं ये भी फाइब्रस प्रोटीन के ही एग्जाम्पल हैं। और लास्ट क्लास को अगर आप याद कर पा रहे हैं तो आपको एक चीज़ वहाँ पे मिली थी कि स्ट्रक्चर जो है उसका कनेक्शन है फंक्शन से, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है उसका कनेक्शन प्रोटीन के फंक्शन से होता है। यानी कि आपके पास एक फाइब्रस प्रोटीन है तो डेफिनेटली उसके पास स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है कोलेजन भी, और वहाँ पे भी जो स्ट्रेंथ है कि हमारे जो टिश्यूज हैं उनके अंदर जो कोलेजन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, वो स्ट्रेंथ के लिए काम करती है। तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। अल्फा केराटिन भी प्रोटीन से ही बना हुआ था, कोलेजन भी प्रोटीन से बना हुआ सुपर मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन पैरामीटर्स काफ़ी चेंज होने वाले हैं, कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल के मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं, तो कुछ डिफरेंट है, बॉडी के फंक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे। तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना। और अल्फा केराटिन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बार क्या बहुत बार क्वेश्चंस हैं वो इस सेक्शन से आते हैं और आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो दिस इज़ ए ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है। अल्फा केराटिन में आपके पास 2 ही हेलिक्स थी, लेकिन यहाँ पे 3 हेलिक्स एक दूसरे के साथ रैप्ड अप होंगी और सुपर हेलिकल जो कन्फर्मेशन है वो आएगा ना। तो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होता है, आप डायरेक्टली नाम से भी याद रख सकते हैं कि कोलेजन जब बनेगा तो उसमें 3 हेलिक्स एक साथ रैप्ड आउट होती हैं। तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द मैमल्स, है ना, कि मैमल्स की बॉडी में काफ़ी सारा प्रपोर्शन इस प्रोटीन का पाया जाता है। It is the principal structural element of human body and makes up to 25 से 33% of the whole body protein। तो लगभग 1/4 से 1/3 जो प्रपोर्शन है प्रोटीन का हमारी बॉडी में वो कोलेजन के फॉर्म में ही होता है। देखा जाए तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे कि टेंडन्स हैं, कार्टिलेज है, जो बोन्स का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है या आइस का जो कॉर्निया है, इनके अंदर मेनली जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने वाला टिश्यू है, जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला टिश्यू है, दैट इज़ कोलेजन। तो दिस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, बहुत बड़ी बात है, दिस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन कि कोलेजन फाइबर्स जो कि इतना स्ट्रेंथफुल वर्किंग देते हैं बॉडी के लिए, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। सेल से बाहर contain 3 helical polypeptide chains। हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मतलब, हेलिकल का मतलब अल्फा हेलिकल,
ठीक है ना, हेलिकल बोल दो या अल्फा हेलिकल बोल दो, कंफ्यूज होने का कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड ईच अल्फा हेलिक्स इज अराउंड 1000 अमीनो एसिड लॉन्ग, रेसिड्यू कम अमीनो एसिड। तो 3 अल्फा हेलिक्स हैं और हर एक अल्फा हेलिक्स है उसमें लगभग 1000 अमीनो एसिड्स हैं। तो ऐसे 1000 अमीनो एसिड से बनी हुई 3 हेलिक्स आपस में रैप्ड आउट होती है। और फिर बात आती है कि जो अमीनो एसिड हमें हेलिक्स में मिलेंगे, कोलेजन को बनाने वाले हेलिक्स के अंदर जो हमें अमीनो एसिड मिलेंगे, इज़ रिमार्केबली रेगुलर, जो उनका एक पैटर्न होता है। नियरली एवरी थर्ड रेसिड्यू जो होगा दैट इज ग्लाइसिन। तो लगभग हर तीसरा अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। एंड ग्लाइसिन इज ए हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, जिनकी हर तीसरा 1/3 जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन रिच है, कह सकते हैं ग्लाइसिन रिच, लगभग 1/3 अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। तो कोलेजन ग्लाइसिन को लेकर के रिच प्रोटीन्स हैं। इसी प्रकार से प्रोलिन इज ऑल्सो प्रेजेंट टू ए मच ग्रेटर एक्सटेंट देन इन मोस्ट अदर प्रोटीन्स। तो नॉर्मली बाकी प्रोटीन्स में प्रोलिन की जितनी अमाउंट होती है उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट प्रोलिन की कोलेजन में भी होती है। तो प्रोलिन रिच भी है। आपने यहाँ पे जो लिया है ना उसको एक डिफरेंट तरीके से आपको तैयार करना मस्ट होता है, क्योंकि CSIR की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। वो चीज़ों को थोड़ा ट्विस्टेड मोड में अप्लाई करता है, सामने क्वेश्चंस में डालता है। तो यस कि हमें पता है कि एवरी थर्ड इज़ ग्लाइसिन एंड इट इज़ प्रोलिन रिच, तो यस इसमें ग्लाइसिन प्रोलिन ज़्यादा होते हैं ना। इसके बाद में एक बड़ा इशू और जुड़ जाता है फर्दर मोर कि कोलेजन कंटेंट्स 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, कि प्रोलिन की जो 4th पोजीशन है उसके ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा, तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सीप्रोलिन। एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन को हम एब्रीवेट कर सकते हैं HYP से, हाइड्रोक्सी का HY एंड P फॉर प्रोलिन, ठीक है, विच इज़ रेयरली फाउंड एल्सवेयर। तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन बाकी किसी प्रोटीन्स के अंदर इतना सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन कोलेजन प्रोटीन के अंदर हाइड्रोक्सीप्रोलिन एक सामान्य कंपोनेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही हाइड्रोक्सीलाइसिन भी मिलता है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन भी मिलता है एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन भी, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज हाइड्रोक्सीलाइसिन। तो प्रोलिन से बनता है हाइड्रोक्सीप्रोलिन और लाइसिन से बनता है हाइड्रोक्सीलाइसिन। तो अमीनो एसिड जो चेन बनेगी ना, अमीनो एसिड चेन के अंदर पहले लगा था प्रोलिन और वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सीप्रोलिन के अंदर। इसी प्रकार से अमीनो एसिड चेन जब बनती है तो उसमें लगता है लाइसिन और वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सीलाइसिन में। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, कि पहले चेन में लगा था प्रोलिन लेकिन बाद में कन्वर्ट हो गया, केमिकली मॉडिफाइड हो गया हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के अंदर। ऐसे ही लाइसिन लगा था लेकिन लाइसिन विल बी गॉट कन्वर्ट इनटू इट्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, दिस इज हाइड्रोक्सीलाइसिन। तो बोथ ऑफ द एग्जाम्पल कि हाइड्रोक्सीप्रोलिन हो और हाइड्रोक्सीलाइसिन हो, दे आर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जब आप चीज़ों को कवर करते हो तो चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोटीन या ऐसा कोई अमीनो एसिड है जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं हो और अनयूजुअल अमीनो एसिड हो? जैसे नॉर्मली प्रोटीन्स के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, दे आर प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स, लेकिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन ये तो 20 में काउंट नहीं है, ये तो प्रोलिन से बना हुआ है। हाइड्रोक्सीलाइसिन ये भी 20 में काउंट नहीं है, ये तो बाद में बना हुआ है। तो बाद में जो बने हुए दे आर पोस्ट ट्रांसलेशनल, दे आर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको पता है जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल भी नहीं है और इन 20 अमीनो एसिड से अलग है? एनीवन जिसको याद हो? यस, इट इज अ मैटर ऑफ सिलेनोसिस्टीन। कौन सा था? सिलेनोसिस्टीन। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज 21st अमीनो एसिड, 21st अमीनो एसिड। तो सिलेनोसिस्टीन एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कि जब चैन बनती है तो उसमें सिस्टीन से सिलेनोसिस्टीन ऐसा नहीं होता है,
वहाँ पे डायरेक्टली सिलोनोसिस्टीन ही लगता है, तो वो ट्रांसलेशनल है, नॉट ए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। बट अगर कोलेजन की आप बात कर रहे हो तो उसमें ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इट इज़ ए रेगुलर अमीनो एसिड। प्रोलिन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इट इज़ ए रेगुलर अमीनो एसिड। बट हाइड्रोक्सीप्रोलिन इज ए डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सीप्रोलिन इज ए डेरिवेटिव एज वेल एज हाइड्रोक्सीलाइसिन इज ए डेरिवेटिव, एंड बोथ आर बिलोंग्स टू पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। ये दोनों ही पहले प्रोलिन और लाइसिन थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए, गॉट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, देन आफ्टर हम आगे चलते हैं। हाँ, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन दोनों मिलाकर के लगभग 25 से 30% जो सेक्शन है अमीनो एसिड्स का वो बनाते हैं कोलेजन के लिए। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है कि 1/4 से भी ज़्यादा अमाउंट प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन की होती है। इसी प्रकार से दीज 3 अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉर्मल प्रोलिन एंड लाइसिन आफ्टर द कोलेजन पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज, यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशन कि हाइड्रोक्सीप्रोलिन हो, हाइड्रोक्सीलाइसिन हो, ये वाले। द मॉडिफिकेशंस आर अफेक्टेड बाय 2 एंजाइम्स। वन इज प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज, जो प्रोलिन को हाइड्रोक्सीप्रोलिन में कन्वर्ट करेगा। जब हम बात करते हैं प्रोलिन, और प्रोलिन कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सीप्रोलिन में, तो प्रोलिन को हाइड्रोक्सीप्रोलिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज, प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है, इसी प्रकार से लाइसिन को कन्वर्ट करने वाला लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज है, वो लाइसिन को हाइड्रोक्सीलाइसिन में कन्वर्ट करेगा। देखिए, द प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शन रिक्वायर्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो एक तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिमिलरली अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी एंड एक्टिवेटेड बाय Fe++ एटम्स। तो जब ये एंजाइम वर्क करेंगे तो इन एंजाइम्स को वर्क करते समय क्या क्या नीडेड है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन सी, सिमिलरली Fe++ एटम्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दे यूज़ विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। मीन्स अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो प्रोलिन से हाइड्रोक्सीप्रोलिन नहीं बनेगा, लाइसिन से हाइड्रोक्सीलाइसिन नहीं बनेगा, और जब उनके हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव नहीं बनेंगे तो कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाएगा। अगर ये नहीं हो गया तो कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाएगा, और फिर कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्टिव होने से जो वेरी कॉमन डिजीज़ है कि हमारे जो गम्स, जो मसूड़े हैं, उनके जो मसल्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, पायरिया जैसे जो इश्यूज हैं, गम लूजनिंग जैसे इश्यूज हैं वो क्रिएट होते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि विटामिन सी की वजह से मसूड़ों को क्या दिक्कत हो गई? तो मसूड़े में दिक्कत का मतलब ये था कि वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज प्रोलिन से हाइड्रोक्सीप्रोलिन का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अमाउंट प्रोलिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन की है। तो अगर विटामिन सी नहीं होगा या एस्कॉर्बिक एसिड जिसको आप बोल सकते हैं, अगर वो नहीं होगा तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव नहीं बन पाएंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोलेजन सिंथेसिस के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन इज सिमिलर, कि वो इसी प्रकार का है कि वहाँ पर भी आपको सिमिलर चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। एंजाइम का नाम चेंज हो जाएगा, दिस विल बी लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज, और अभी हम बात कर रहे थे प्रोलिल के लिए। तो दीज प्रोसेसेज आर रेफर्ड एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, है ना, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। तो आप समझ जाएंगे कि आपको कोई भी डेरिवेटिव अगर प्रोटीन के अंदर हो तो दैट हैव टू बी काउंट इन पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल एक्सेप्टिंग सिलेनोसिस्टीन, कि सिलेनोसिस्टीन को आप पोस्ट में काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारे मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में काउंट होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
परसेंटेज कंपोजिशन के कोलेजन में कौन कितना होगा तो एक रफली एस्टिमेट है, हमें इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रीडोमिनेंट अमीनो एसिड फाउंड इन कोलेजन इज ग्लाइसिन लगभग 35% है, एलानिन लगभग 11% है, प्रोलिन हाइड्रोक्सी प्रोलिन लगभग 25% है। तो थोड़ा सा एक रफ जस्ट एक कि प्रोलिन हाइड्रोक्सी प्रोलिन ये तो ज़्यादा होते ही है, ग्लाइसिन भी खूब सारा होता है, एलानिन भी खूब सारा होता है ना, लाइसिन भी खूब सारा होता है। ओके, इसी पर हालांकि लाइसिन की तुलना में प्रोलिन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। द अमीनो एसिड सीक्वेंसेज कोलेजन इज जनरली ए रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड यूनिट। यस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब कोलेजन की हम बात करेंगे या कोलेजन हेल्पा हेलिक्स में जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, उसकी अगर हम बात करें तो वो सीक्वेंस बार बार रिपीट होने वाली एक पार्ट है कि रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड यूनिट कि 3 अमीनो एसिड बार बार रिपीट होते हैं। दिस इज ग्लाइसिन एक्स प्रोलिन या ग्लाइसिन एक्स हाइड्रोक्सी प्रोलिन। तो या तो क्या आ रहा है, ग्लाइसिन आ रहा है, फिर कोई भी अमीनो एसिड आ रहा है, या प्रोलिन आ रहा है, या ग्लाइसिन आ रहा है, कोई भी अमीनो एसिड आ रहा है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन आ रहा है। तो लगभग 1/3 तो हो जाएगा प्रोलिन हाइड्रोक्सी प्रोलिन कि हर बार यही चीज़ रिपीट होती है, तो लगभग 1/3 तो ये हो जाएगा और लगभग 1/3 ही ग्लाइसिन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1/3 जो अमीनो एसिड है वो तो ग्लाइसिन है इसके अंदर, 1/3 अमीनो एसिड है वो प्रोलिन हाइड्रोक्सी प्रोलिन है, और बाकी बचा हुआ जो सेक्शन है वो एक्स का है। तो लगभग 1/3 जो सेक्शन बच गया दैट आर अदर अमीनो एसिड्स। और उसमें भी फिर आपने देखा कि एक तो इसमें लाइसिन भी है और एक इसमें एलानिन भी लगभग खूब सारा है। तो एलानिन को ध्यान में लेते ही, लाइसिन को तो आप हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव की वजह से देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल के बारे में अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि हाइड्रोक्सिल से क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, वो भी हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेंथ का हाइड्रोक्सिल से क्या कनेक्शन आने वाला है। लेकिन एलानिन को तो आप सोच सकते हैं कि ग्लाइसिन भी खूब सारा है, एलानिन भी खूब सारा है, तो क्या लॉजिक हो सकता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? साहिन, क्या कॉमन है ग्लाइसिन और एलानिन के अंदर? पुनित, आप लोग मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं ना? देखो ग्लाइसिन और एलानिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान आना चाहिए कि शॉर्ट चेन है सर। हाँ, साइड चेन देखो कितनी छोटी है। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैथिल ग्रुप है, तो स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज में आपने एलानिन को तो फेवरेबल ही लिया था अल्फा हेलिक्स के लिए, और फिर जब आपको ये थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पे हम 3 हेलिक्स को लिपटाने वाले हैं, रैप्ट करने वाले हैं, तो साइड चेन छोटी होंगी, तो हमें कुछ ऐसा हमारे माइंड में आना चाहिए कि यस कि ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी रहने वाली हैं। ओके, तो वन इज ग्लाइसिन एक्स प्रोलिन या ग्लाइसिन एक्स हाइड्रोक्सी प्रोलिन, इनके अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो एक्स कैन बी एनी अमीनो एसिड। दिस रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस अडॉप्ट ए लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर विथ 3 रेसिड्यूज पर टर्न। तो इस रिपीट की वजह से जो हमारा अल्फा हेलिक्स बनेगा उसका सीक्वेंस कैसा है, लेफ्ट हैंडेड। अडॉप्ट ए लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशन हेलिकल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ प्रोलिन, कि प्रोलिन की वजह से राइट हैंडेड ना होकर के ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड सेंस के अंदर ये हमें मिलेगा। ठीक है, कुछ और पैरामीटर्स की बात करते हैं। Compared to the alpha helix, the collagen helix is much more extended.
मच मोर एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, विच इज़ राइज पर रेसिड्यू, दिस इज 2.9 एंगस्ट्रॉन। तो कोलेजन हेलिक्स के लिए राइज कितना है, 2.9 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं आप इसको 1.5 एंगस्ट्रॉन फॉर द अल्फा हेलिक्स। तो आप थोड़ा सा साइड में देख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स के लिए वैल्यू कितनी थी, 1.5 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और ये कोलेजन के लिए कितना है, दिस इज 2.9 एंगस्ट्रॉन। तो क्योंकि ये पैरामीटर्स हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं कई बार जब हम क्वेश्चंस पे काम करते हैं। ठीक है, तो देर आर अबाउट 3.3 रेसिड्यूज पर टर्न ऑफ ईच ऑफ दीज हेलिसेस, और हेलिक्स के अंदर पर टर्न में हमें 3.3 रेसिड्यू मिलेंगे, 3.3 रेसिड्यू पर टर्न। ओके, द ट्रिपल हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स टू अकोमोडेट, यानी कि जब तीनों हेलिक्स आपस में गुथ जाएंगे ना तो वो ईजी बनाती है या वो रूम प्रोवाइड कराती है, अकोमोडेट द यूनिक कंपोजिशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोलेजन, कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स का पैटर्न है वो पैटर्न तभी एग्जिस्ट कर पाता है कि जब तीन हेलिक्स आपस में गुथ जाती है। जो लॉन्ग स्ट्रेच हैं, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस आर रिपीट्स ऑफ ग्लाइसिन XY मोटिफ, वेयर X इज फ्रीक्वेंटली प्रोलिन और Y इज फ्रीक्वेंटली प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन। तो XY का ये प्रोलिन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन भी हो सकता है ना। इन द ट्रिपल हेलिक्स एवरी थर्ड रेसिड्यू फेसेस, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3.3 रेसिड्यू है पर टर्न, कि जब हेलिक्स घूम कर के आएगी तो उसमें 3.3 अमीनो एसिड आ जाते हैं, और हर तीसरा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, और हर तीसरा अमीनो एसिड या तो प्रोलिन या हाइड्रोक्सी प्रोलिन है। तो इन द ट्रिपल हेलिक्स एवरी थर्ड रेसिड्यू फेसेस, उसका साइड कहाँ होगा, और कॉन्टैक्ट द क्राउडेड सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर, कि जो सेंटर है उस सेंटर के अंदर, कि हर एक तीसरा अमीनो एसिड जो आएगा तो उसका जो आर चेन है वो सेंटर की तरफ होगा, दोबारा घूम के आएगा तो उसका आर सेंटर की तरफ होगा, दोबारा घूम के आएगा तो सेंटर की तरफ होगा। तो सेंटर में स्पेस छोटा सा है, हेलिक्स जो बनेगा तो उसके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर एक छोटा सा साइड चेन तो अकोमोडेट हो सकता है, एक बड़ा साइड चेन अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो इसलिए ग्लाइसिन है वो यहाँ पे हाईली फेवर्ड किया जाता है कि जब हर तीसरा अमीनो एसिड सेंटर के अंदर ही फिट होना है तो वो तभी फिट हो सकता है जब सेंटर में बहुत छोटा सा अमीनो एसिड का साइड चेन लिया जाए, और सबसे छोटा साइड चेन हमारे पास ग्लाइसिन का ही हो सकता है। तो दिस एरिया इज सो क्राउडेड कि हर तीसरे की साइड चेन यहीं आती है, तो इसमें इतनी भीड़ होगी दैट ओनली ग्लाइसिन कैन फिट हियर, एंड थस एवरी थर्ड अमीनो एसिड विल बी ग्लाइसिन, जो कि हमें इन अल्फा हेलिसेस के अंदर या कोलेजन हेलिसेस के अंदर देखने को मिलता है। तो बिकॉज एवरी टर्न हैज़ 3.3 अमीनो एसिड्स एंड एवरी थर्ड अमीनो एसिड का जो साइड चेन है वो सेंटर की तरफ ओरिएंट होता है, और सेंटर में छोटे से छोटा अगर होगा तो वो उतना ही ज़्यादा फेवर किया जाएगा, इसलिए ग्लाइसिन इज हाईली फेवर है कि ईच रिपीट के अंदर हर बार हमें ग्लाइसिन थर्ड अमीनो एसिड के रूप में मिल जाता है। तो मोरेवर द ट्रिपल हेलिक्स इज ए स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड का मतलब जैसे सीढ़ी नुमा कुछ होता है ना, तो सच दैट ग्लाइसिन रेसिड्यूज फॉर्म्स द 3 स्ट्रैंड, ग्लाइसिन रेसिड्यूज फ्रॉम द 3 स्ट्रैंड, कि जैसे एक स्ट्रैंड ऐसे दूसरा स्ट्रैंड होगा, ऐसे तीसरा स्ट्रैंड होगा, 3 स्ट्रैंड आपस में गुथते हैं, तो तीनों स्ट्रैंड्स के जो ग्लाइसिन है वो सेंटर में ही आने हैं, तो सेंटर हाईली क्राउडेड है और वहीं पे स्टैगर्ड कंडीशन बनती है। तो ग्लाइसिन रेसिड्यू जो कि तीनों स्ट्रैंड्स के हैं, ग्लाइसिन रेसिड्यूज फ्रॉम 3 स्ट्रैंड्स स्टैक अलोंग द सेंटर ऑफ द ट्रिपल हेलिक्स। तो सेंटर की बात की जाए तो पहले का ग्लाइसिन, दूसरे का ग्लाइसिन और तीसरे का ग्लाइसिन, ये इस प्रकार से ओरिएंट होते हैं कि वो एक सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो पहली हेलिक्स का, दूसरी हेलिक्स का, तीसरी हेलिक्स का, जैसे आपने हेलिक्स को ऐसे सीधा कर लें तो इसका ग्लाइसिन, दूसरी हेलिक्स का भी ग्लाइसिन और तीसरी हेलिक्स का भी ग्लाइसिन, ये एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैगर्ड कंडीशन में होंगे और तीनों सेंटर में होंगे। आप इनको घुमाएंगे तो ये सब सेंटर में आने, तो जस्ट ये, फिर उसके नीचे ये, दिस इज स्टैकिंग।
तो ये हमने एक लीनियर बनाया है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट करता है हेलिकल कन्फर्मेशन के अंदर, ठीक है। एंड द ग्लाइसिन फ्रॉम वन स्ट्रैंड लाइज एडजेसेंट टू एन एक्स रेसिड्यू फ्रॉम द सेकेंड स्ट्रैंड एंड टू ए वाई फ्रॉम द थर्ड। तो ये जो कंडीशन थी कि पहले का ग्लाइसिन और फिर दूसरे का ग्लाइसिन वो भी यहीं आएगा, और फिर तीसरे का ग्लाइसिन वो भी यहीं आएगा, लेकिन प्लेन में अंतर है। प्लेन में आप इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं कि वो जैसे सीढ़ी होती है ना, कि आपके पास एक राउंड स्टेयर्स हो तो उसमें हम कैसे चढ़ते हैं ऊपर, बिल्कुल उसी प्रकार से सबके ग्लाइसिन की जो साइड चेन है वो इस प्रकार से हमें स्टेगर्ड स्ट्रक्चर में मिलेंगे, ठीक है। दिस अलाउज, इसकी वजह से तो ग्लाइसिन के सामने जो भी आएगा, दिस अलाउज NH ऑफ द ईच ग्लाइसिन, कि उसका ग्लाइसिन का जो NH ग्रुप है रेसिड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द CO ऑफ द एडजेसेंट X रेसिड्यू। तो उसके पास में जो X रेसिड्यू होगा उसका CO ग्रुप और ग्लाइसिन का NH ग्रुप, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो दिस ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फर्दर स्टेबलाइज्ड and strengthened by the formation of interchain hydrogen bond। तो ये तो खुद का हो गया, ये तो इंट्राचेन हो गया। इंट्राचेन दिस इज NH ग्लाइसिन का और CO हमने ले लिया X रेसिड्यू का, और फिर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हेलिक्स के दूसरे हेलिक्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरचेन वन हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स का, इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सीप्रोलिन। तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन के लिए जो था हमने लिया, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक हेलिक्स को आप बनाएं और हमने यहाँ पे ले लिया ग्लाइसिन, ठीक है, फिर X एंड देन प्रोलिन। प्रोलिन की साइड चेन में है OH, हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट हो रखा हो, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ग्लाइसिन की जो साइड चेन है वो बहुत छोटी सी है और उसमें केवल हाइड्रोजन है, और वो यहाँ पे है सेंटर में, ठीक है। और X कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, तो X अमीनो एसिड का हमें लेना है CO। ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, तो इसका ऑक्सीजन और ग्लाइसिन का NH, ठीक है, इसका जो NH है ग्लाइसिन में अमीनो टर्मिनस के ऊपर N और उसका H, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड स्ट्रैंड खाएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे समझेंगे, वन सेकेंड, एक दूसरे हेलिक्स को आप साइड में बना लीजिए, इस बार ग्लाइसिन जहाँ पे है वहाँ पे हमें X लेना है, और प्रोलिन यहाँ आ जाएगा और ग्लाइसिन यहाँ हो जाएगा, और ग्लाइसिन का जो साइड चेन का H है वो आप यहाँ ले लीजिए, प्रोलिन का OH साइड में ले लीजिए, और इस बार X जो है उसका CO, उसका CO ग्रुप, अब आप इनको सुपरपोज करने की कोशिश कीजिए। ये हेलिक्स 1 है,
एंड दिस इज हेलिक्स 2। और ऐसी 3 हेलिक्स आनी है और वो तीनों एक साथ आनी है, ठीक है। तो जब पहली हेलिक्स का ग्लाइसिन और दूसरी हेलिक्स का एक्स अमीनो एसिड ये पास पास आएंगे, यानी कि स्टैगर्ड कंडीशन, जो हमें ये दिखाने कि ये पहले का, फिर ये दूसरे का, फिर ये तीसरे का, ऐसे। तो तीनों हेलिक्स के जो स्टैगर्ड कंडीशन आई थी उसमें पहले का ग्लाइसिन दूसरे के एक्स के पास है, और पहले के एक्स और दूसरे के ग्लाइसिन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें लेनी है। तो ग्लाइसिन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स के साथ, हालांकि ये प्लेन में देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो बिल्कुल आम ऊपर नीचे है कि हेलिक्स को आप इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं ना, उसमें देखें तो इसमें 3 हेलिक्स हैं, और 3 हेलिक्स में आप देखेंगे कि पहली हेलिक्स का ग्लाइसिन और दूसरे हेलिक्स का एक्स ये बिल्कुल नियर बाई अप्रोच करते हैं, और उनके NH और CO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दिस इज ए इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोलिन है, प्रोलिन को हमने हाइड्रोक्सी प्रोलिन में ले रखा है, और हाइड्रोक्सी प्रोलिन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बाहर की तरफ ओरिएंट है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए वर्क करते हैं। तो दिस इज अगेन इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो ग्लाइसिन और एक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है ग्लाइसिन और एक्स के बीच में। एक जो हाइड्रोक्सी प्रोलिन बना है उसके अंदर भी क्या है, वो दूसरी चेन के साथ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ग्लाइसिन के 2 फायदे हैं, एक तो वो अकोमोडेट आराम से हो जाता है, और एक वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है। सिमिलरली प्रोलिन का बहुत बड़ा इश्यू है कि प्रोलिन की वजह से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ पाती है। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा प्रोटीन के पास स्ट्रेंथ आएगा। तो कोलेजन के पास जो इतना स्ट्रेंथ होता है दैट इज़ ड्यू टू additional hydrogen bonding, and these additional hydrogen bondings are provided by hydroxylation of proline or hydroxylation of the lysine। तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो साइट है वो साइट हाइड्रोक्सी प्रोलिन के द्वारा प्रोवाइड होती है। ठीक है, ये प्रोलिन का इश्यू रहता ही है कि प्रोलिन डज नॉट हैव एन हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट्स नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें इम्यूनो कंडीशन आ जाती है, उसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं हो पाता इन द पेप्टाइड बॉन्ड, एंड देयरफॉर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस 3 स्ट्रैंडेड, यानी कि जैसे ये प्रोलिन है तो ये प्रोलिन किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, ऐसे प्रोलिन यहाँ किसी के साथ यानी कि ग्लाइसिन और एक्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये बाहर जो OH ग्रुप है वो कर सकता है, तो एडिशनल साइट हो जाती है। तो दिस 3 स्ट्रैंडेड सुपर हेलिक्स इज नॉन एज कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, एंड द अमीनो एसिड सीक्वेंस जो इसमें थी वो हमने यहाँ पे बात की थी। रेसिड्यू है ऑन आइदर साइड ऑफ ग्लाइसिन इज लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द केबल, ठीक है ना। जैसे आपने ये ट्रिपल हेलिक्स बनाई तो इस ट्रिपल हेलिक्स में ग्लाइसिन और ग्लाइसिन की साइड चेन तो होगी अंदर की तरफ, और इसके बाद में जो बाकी 2 अमीनो एसिड हैं दिस इज प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन, और ये कोई भी एक्स है, इनकी साइड चेन लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द केबल, इनकी साइड चेन बाहर की तरफ होती है। तो हर राउंड में लगभग 3 अमीनो एसिड आने हैं, और 3 में से ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी दोनों के जो साइड चेन्स हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। तो बाहर की तरफ रहने का मतलब एक चेन का दूसरी चेन के साथ में कोई एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो हो पाएगा। तो वेयर देयर इज रूम फॉर द बल्की रिंग्स ऑफ प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन रेसिड्यूज। तो प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन से जितना भी साइड चेन है उसको सेंटर में तो अकोमोडेट करना ही नहीं है, तो बाहर तो काफ़ी सारा स्पेस है तो कोई इशू नहीं होता है। इशू केवल सेंटर का था और वो ग्लाइसिन की वजह से सॉल्व हो जाता है। और द टाइट wrapping of the collagen triple helix provides great tensile strength
टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब कि अगर हम इसको स्ट्रैच करेंगे, है ना, अगर हम इसको स्ट्रैच करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, स्ट्रैच हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। दिस इज टेंसिल स्ट्रेंथ विथ नो कैपेसिटी टू स्ट्रैच, कि ये जो वेट है उस वेट को टॉलरेट कर सकता है और इसके पास एक टेंसिल स्ट्रेंथ की पावर होती है। तो कोलेजन फाइबर्स कैन सपोर्ट अप टू 10,000 टाइम्स देयर ओवन वेट एंड आर सेड टू बी हैव ग्रेटर टेंसिल स्ट्रेंथ देन ए स्टील वायर ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन। तो उतनी ही मोटाई का जो स्टील का तार होता है, लोहे का तार होता है, उससे लगभग 10 उससे भी बड़ी जो उसके पास टेंसिल स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट होती है और लगभग अपने वजन का 10,000 गुना ज़्यादा वजन ये टॉलरेट कर सकता है। तो हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ इसके पास काफ़ी सारी है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी इसके पास काफ़ी सारी हैं। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन से ही सारे फंक्शन इसके जुड़े हुए हैं, राइट। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि दिस इज सिंगल हेलिक्स। पहला जो स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर सिंगल हेलिक्स एंड सिंगल हेलिक्स में एवरी थर्ड अमीनो एसिड दिस इज ग्लाइसिन, एवरी थर्ड रेसिड्यू इज ग्लाइसिन। तो जस्ट ऐसे ही कि ये रोटेट हो रहा है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है कि हर एक साइकिल के अंदर हर तीसरा अमीनो एसिड ग्लाइसिन आ जाता है और ग्लाइसिन सेंटर की तरफ ओरिएंट है, ग्लाइसिन की साइड चेयर सेंटर की तरफ है। और जब 3 हेलिक्स रैप होंगी तो सबके ग्लाइसिन स्टेगर्ड कंडीशन में, ठीक है ना। अभी हम उसके स्टेगर्ड कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कि तीनों के ग्लाइसिन एक स्टेगर्ड कंडीशन में सेंटर में बरीड हो जाएंगे। तो पूरी चेन का जो सेंटर है उस सेंटर के अंदर ग्लाइसिन बरीड है। ग्लाइसिन बरीड भी है, साथ में दूसरी चेन का जो एक्स अमीनो एसिड है उसके साथ में इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रखी है। और ये इनका मॉडल के रूप में ले सकते हैं कि 3 हेलिक्स कैसे ब्रैप आउट होती है और इनका जो कांटेक्ट एरिया होगा सेंटर का उसमें ग्लाइसिन प्रेजेंट है। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। 3 हेलिक्स आपको लेनी है, हेलिक्स का कंपोजिशन आपको लेना है, ट्राई पेप्टाइड रिपीट आपको लेना है और फिर इनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से वो लेना है, लेफ्ट हैंडेड रोटेशन है वो आपको लेना है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके ना, ठीक है। और कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स हो गया था, लास्ट में हमने हेलिक्स को बात कर लिया। कोलेजन फाइब्रिड जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ रिकरिंग 3 स्ट्रैंडेड पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स कॉल्ड ट्रोपोकोलेजन, जिसमें रिपीट बार बार आएंगे उसको हम ट्रोपोकोलेजन बोलते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट 3 लाख डाल्टन। अरेंज्ड हेड टू टेल इन पैरेलल बंडल्स, और हेड टू टेल ये पैरेलल बंडल्स के रूप में अरेंज होते हैं। इन सम collagens all 3 chains are identical in amino acids, और उनको तो हम बोलेंगे होमोट्राइमर, कि 3 चेन है, तीनों के अमीनो एसिड सीक्वेंस अगर सिमिलर हो तो वो होमोट्राइमर, जबकि बाकी के अंदर 2 चेन सिमिलर हो सकती हैं, तीसरी डिफर हो सकती है, तो उनको हम हेटेरोट्राइमर भी बोल सकते हैं। यानी कि जो ट्रिपल हेलिक्स हैं उस ट्रिपल हेलिक्स के 2 हेलिक्स अगर सेम हो और तीसरा हेलिक्स डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस रखता हो तो हेटेरोट्राइमर बोलेंगे। अगर तीनों की सीक्वेंस सेम है तो हम उसको होमोट्राइमर बोल सकते हैं। तो ट्रोपोकोलेजन यानी कि जो ट्रिपल हेलिक्स हैं वो होमोट्राइमर या हेटेरोट्राइमर इनके रूप में हो सकते हैं। द हेड्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स आर स्टेगर्ड, और इनके जो हेड्स हैं वो स्टेगर्ड होते हैं। जैसे कि ये पहला ट्रोपोकोलेजन है तो इसका हेड आ गया ना, और दूसरे का हेड यहाँ पे आ रहा है, तीसरे का हेड यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज स्टैगर्ड कंडीशन, कि इसके आगे एक सीढ़ी जैसी संरचना बन गई ना, ऐसे हर एक के साथ में ये कंडीशन स्टैगर्ड कंडीशन है। एंड द अलाइनमेंट ऑफ द हेड ग्रुप्स ऑफ एवरी 4th मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस स्टेरेशन।
alignment of the head groups of every fourth molecule. ठीक है, जैसे आप यहाँ पहुँच जाएंगे every fourth molecule. ठीक है, हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. और क्रॉस स्टेरेशन जैसे यहाँ पे CD है, फिर बीच में कुछ नहीं है, फिर CD है, फिर कुछ नहीं है. क्रॉस स्टेरेशन जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, लेकिन बीच में एक एक स्ट्रैंड आ गया ना, तो वो गैप डिसकंटिन्यू हो गया. दिस वन. तो एवरी फोर्थ के बाद में आपको ऐसा देखने को मिलेगा. तो आप यहाँ से चलेंगे तो ये यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे तो आगे मिल जाएगा, इस प्रकार से. और इसकी जो दूरी है दिस इज 64 नैनोमीटर अपार्ट. तो ये जो गैप है, दिस गैप इज 64 नैनोमीटर, यानी कि 640 एंगस्ट्रॉम. तो ईच जो मॉलिक्यूल है दिस इज ट्रोपोकोलेजन. ये एक ट्रोपोकोलेजन हेड है, और ये हेड स्टैगर्ड कंडीशन में लगे हुए हैं. उनके बीच में जो गैप है दिस इज 64 नैनोमीटर और 640 एंगस्ट्रॉम. इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन साइट. इस गैप के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं न्यूक्लिएशन साइट. और इस न्यूक्लिएशन साइट के अंदर ही जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो भरा रहता है. हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ठीक है. तो डिफरेंट प्रकार के जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि टाइप फर्स्ट जो कोलेजन होता है which is the most common consist of two identical peptide chains designated alpha 1 and alpha 2. और टाइप फर्स्ट जो कोलेजन है प्रोमिनेंट इन द बोन्स, टेंडन्स एंड स्किन. और बोन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे देखिए कि जो न्यूक्लिएशन साइट की हमने बात की थी, इस न्यूक्लिएशन साइट के अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल भरा जाता है, दिस इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट. तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइब्रस. यानी कि जो हमारे न्यूक्लिएशन साइट्स थी इन सब के अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट भरा रहता है बॉन्ड्स के मामले में. तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी एपेटाइट भरा रहता है. इसी प्रकार से जो टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कार्टिलेज में मिलेंगे. थर्ड वाले फाउंड इन ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन. तो वो होमोट्राइमर के एग्जांपल हैं. और जहाँ हाइड्रोक्सी पेप्टाइड की बात कर रहे हैं वो हेटेरो का एग्जांपल है. तो बॉन्ड्स के अंदर मिलने वाले हेटेरोट्राइमर का एग्जांपल है. ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करें, कार्टिलेज की बात करें तो वो होमोट्राइमर के एग्जांपल है. ठीक है, इसके बाद में सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कोवलेंट क्रॉस लिंक्स आर फाउंड विद इन एंड बिटवीन द ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स इन द फाइब्रिल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैच्योर कोलेजन. यानी कि देन आफ्टर हमारे जो ट्रोपोकोलेजन फिलामेंट्स हैं इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, दे आर कोवलेंट बॉन्ड. और कोवलेंट बॉन्ड्स का मतलब सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज. कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज. कोवलेंट का मतलब डाइसल्फाइड. प्रोटीन्स में मिलने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दिस इज सल्फर लिंकेज. आपको ध्यान रखना है. The alpha chains of collagen molecules and the collagen molecules of fibrils are cross-linked by unusual type of covalent bond involving lysine, hydroxylysine, or histidine residues that are present at a few of the X or Y position of the collagen. तो इसके अलावा जो लाइसिन है, हाइड्रोक्सीलाइसिन है,
ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए जो साइट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इन्हीं अमीनो एसिड्स की वजह से कि जो हमारा लाइसिन है, हाइड्रोक्सी लाइसिन है, हिस्टिडीन्स है, ये कोवलेंट लिंकेज में जाते हैं तो कुछ अनयूजुअल प्रकार के कंपाउंड्स भी बनेंगे। ठीक है, जैसे कि दिस इज डी हाइड्रोक्सीलाइसिन नॉरल्यूसिन, तो अनयूजुअल क्रॉस लिंकिंग से बनता है, अनयूजुअल क्रॉस लिंकिंग। और ये रिजिड होता है, काफ़ी हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब टूट जाएगा, इसमें टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं है, फोर्स लगने पे टूट सकता है। और करेक्टर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज इन ओल्डर पीपल इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्यूमुलेशन ऑफ कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग इन कोलेजन। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ जो हमारे कोलेजन फाइब्रिल्स हैं, उन कोलेजन फाइब्रिल्स के अंदर अनयूजुअल क्रॉस लिंकिंग, जिसमें कि लाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, उससे डी हाइड्रोक्सिल नॉरल्यूसिन ये जमा होने लग जाता है, ये बनने लग जाता है। इसकी वजह से ब्रिटल हो जाती हैं, कोलेजन फाइब्रिल्स हैं ब्रिटल हो जाते हैं, फोर्स को बियर नहीं कर सकते, टूट जाते हैं। तो इट इज़ एक्यूमुलेट विथ एज, जैसे जैसे हमारी एज होगी कोलेजन्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ब्रिटल? क्योंकि वहाँ पे एक खास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस इज डी हाइड्रोक्सीलाइसिन नॉरल्यूसिन। ठीक है, जैसे आपके पास एक पेप्टाइड चेन है, दिस इज ए पेप्टाइड चेन। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स है, ऐसे ही दूसरी पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स है। तो ये अल्फा हेलिसेज है, कोलेजन हेलिक्स, और इन कोलेजन हेलिक्स के साथ में ही लाइसिन रेसिड्यू है, दिस इज लाइसिन। लाइसिन की साइड चेन में अमीनो ग्रुप होता है लाइसिन आर्जिनिन, दिस इज लाइसिन रेसिड्यू। ठीक है, और इसी प्रकार से हाइड्रोक्सीलाइसिन, दिस इज हाइड्रोक्सीलाइसिन रेसिड्यू, और उनके जुड़ने से बनेगा डी हाइड्रोक्सीलाइसिन नॉरल्यूसिन। तो लाइसिन रेसिड्यू, उसमें से उसका अल्फा अमीनो ग्रुप माइनस हो जाए तो उसको अपन नॉरल्यूसिन बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सीलाइसिन नॉरल्यूसिन, तो दिस इज हाइड्रोक्सीलाइसिन नॉरल्यूसिन, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज ब्रिटल, जो कि ब्रिटल होती है, और इसका एक्यूमुलेशन विथ एज होता है, विथ एजिंग। तो एज के साथ में कोलेजन फाइब्रिल्स हैं वो टूटने लग जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। कारण क्या है कि लाइसिन से नॉरल्यूसिन बन जाएगा, लाइसिन से नॉरल्यूसिन बन जाएगा जब उसका अमीनो ग्रुप, साइड चेन का अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, और फिर उसकी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड है उसका हाइड्रोक्सीलाइसिन के साथ में, तो वो काम करेगा इस कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ऐसे कुछ फर्दर इश्यूज़ को हम इसमें ले सकते हैं। द फूड प्रोडक्ट जिलेटिन, जिससे कि जेली लाइक जो कंपाउंड्स हैं, जो कि एडिबल कंपाउंड्स हैं, हम लोग जो जेली लाइक जो फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, प्रोसेस फूड में ये सब आता है, इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन। तो ये कोलेजन से डिराइव होता है, ऑल्दो इट इज़ ए प्रोटीन, जिलेटिन प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन है कोई कोलेजन प्रोटीन होते हैं। It has little nutritional values because collagen lacks sufficient amount of many amino acids that are essential in the human diet. तो essential amino acids इसमें नहीं होते हैं, कोलेजन के अंदर essential amino acids नहीं होते हैं। तो essential amino acid नहीं है तो इनको खाने से हमें कोई amino acid का फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि इनसे वही amino acid है जो हमारी बॉडी खुद भी बना सकती है। essential वो होते हैं जो नहीं बना सकती। तो अगर हमारी बॉडी जिनको नहीं बना पाए वो हम फूड में लेंगे तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन कोलेजन में जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसलिए कोलेजन से ही जिलेटिन बनता है। जिलेटिन जैसे कि हम केक वगैरह खाते हैं उन सब में जिलेटिन आता है, जेलीज, आइसक्रीम्स वगैरह, तो वो प्रोटीन तो है लेकिन न्यूट्रिशनल नहीं है, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड रहना चाहिए।
तो ऐसे कुछ ह्यूमन जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है इन्वॉल्विंग कोलेजन। वो भी एक जो रिलेशनशिप होता है कि अमीनो एसिड सीक्वेंस का और जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन है उनसे एक खास प्रकार का रिलेशन होता है। तो वन इज़ द डिजीज, दिस इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ऑस्टियोजेनेसिस यानी कि हड्डियों के निर्माण की बात होती है ना, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो बोन्स का जो डेवलपमेंट है वो इम्परफेक्ट हो जाता है, रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बेबीज। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ऑस्टियो इम्परफेक्टा डिजीज देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम जो होता है, दिस इज़ कि इसमें हमें विशेष रूप से क्या देखने को मिलेगा कि जो जॉइंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं, जो जॉइंट्स हैं वो ढीले हो जाते हैं। और दोनों ही कंडीशन काफ़ी डेंजरस होती हैं और इनका कारण जो है वो बहुत ही खास है। डिफरेंट ग्लाइसिन रेसिड्यू इन ईच केस इज रिप्लेस्ड बाय ए सिस्टीन। तो अगर हम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की बात करेंगे तो ग्लाइसिन की जगह पे जो अमीनो एसिड आ जाता है दिस इज सिस्टीन। तो ग्लाइसिन की जगह पे सिस्टीन आ जाता है। और अगर हम एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम की बात करेंगे तो वहाँ पे सेरीन आ जाता है। तो ग्लाइसिन की जगह पे सेरीन हो यानी कि म्यूटेशन हो गया है, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, जहाँ पे ग्लाइसिन आना चाहिए था वहाँ पे सेरीन अगर है तो डिजीज हो जाएगी एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम। अगर ग्लाइसिन की जगह पे सिस्टीन आने लग गया है तो डिजीज हो जाएगी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, दीज सीमलिंगली स्मॉल रिप्लेसमेंट की ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ा था। ग्लाइसिन की जगह पे सिस्टीन आ गया, एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, ऐसे ही ग्लाइसिन की जगह पे सेरीन आ गया। तो लगने को तो बहुत छोटा सा रिप्लेसमेंट है कि एक अमीनो एसिड था उसकी जगह पे दूसरा आ गया, लेकिन परफेक्ट वो इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डिजीज हो रही है। तो हैव ए कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन कोलेजन फंक्शन बिकॉज दिस डिस्टर्ब द ग्लाइसिन एक्स प्रोलिन रिपीट स्ट्रक्चर। तो ग्लाइसिन की जगह पे अगर सिस्टीन आ गया, ग्लाइसिन की जगह पे अगर सेरीन आ गया, तो जो रिपीट का जो पैटर्न जो कि कोलेजन की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप स्कर्वी डिजीज जो है उसको हम जोड़ सकते थे रिजल्ट्स फ्रॉम ए डाइटरी विटामिन सी डेफिशिएंसी। अगर हम डाइट में विटामिन सी को नहीं लेते हैं तो हमें स्कर्वी यानी कि जो हमारे गम्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं एंड इन्वॉल्व्स द इनएबिलिटी टू फॉर्म कोलेजन फाइब्रिल्स प्रॉपरली। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि प्रोलिन को हाइड्रोक्सी प्रोलिन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो एंजाइम विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड को यूज़ करता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से प्रोलिन का हाइड्रोक्सी प्रोलिन में जो कन्वर्जन होता है दिस इज़ बाय प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज, वो नहीं हो पाएगा। तो विच इज़ विटामिन सी डिपेंडेंट एज कि कोलेजन का बनना या कोलेजन की स्ट्रेंथ और प्रोलिन का हाइड्रोक्सी प्रोलिन में जाना, ये सब विटामिन सी के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी छोटे छोटे इश्यूज हैं बट हमें ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पे एक कंपैरिजन ले सकते हैं, एक समराइजेशन ले सकते हैं कि अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, दोनों ही फाइब्रस प्रोटीन है। वन इज़ अल्फा कैरोटीन ऑफ हेयर एंड सेकंड कोलेजन ऑफ द बोन्स। तो अल्फा कैरोटीन हेयर्स के रेफरेंस में लिया हमने, कोलेजन को हमने बोन्स के रेफरेंस में अभी डिस्कस किया। तो दोनों ही फाइब्रस के एग्जाम्पल हैं, बोथ आर फाइब्रस प्रोटीन, बोथ आर फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, चलिए अल्फा कैरोटीन की बात करें तो देखिए फाउंड इन स्किन, जैसे कि हेयर्स हैं, नेल्स हैं, फीदर्स हैं, इन सब में हमें मिलेगा। और ये कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि टेंडन्स हैं, कार्टिलेज, बोन्स है ना, आइकॉर्निया वगैरह। तो बॉडी में कहाँ है उसका डिफरेंस है। पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड हेलिक्स होती है एंड यूनिक चेन हैज़ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो हालांकि कंपैरिजन के लिए हमने अल्फा हेलिक्स वर्ड यूज़ किया है, लेकिन ज़्यादा सही तरीके से बोला जाए तो कोलेजन हेलिक्स ही है वो, उसको अल्फा हेलिक्स बोलना गलत है क्योंकि अल्फा हेलिक्स है वो तो राइट हैंडेड होती है, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कोलेजन हेलिक्स बोलें तो ज़्यादा बेटर है। तो दैट इज़ लेफ्ट हैंडेड। और यहाँ पे क्या था,
राइट हैंडेड, यानी कि जो हेलिकल ट्विस्ट है वो अपोजिट है। दिस इज राइट हैंडेड एंड इट इज़ लेफ्ट हैंडेड, प्रोलिन की वजह से था। ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स में ये सब थे वहाँ पे, है ना, वो सब कॉमनली मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्लाइसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, एलानिन ये मैन है। देखिए फेनिल एलानिन जो बड़ा आकार है, आइसोलेशन, ठीक है ना, मिथ्योनिन, ये सब वहाँ पे कॉमनली थे, क्योंकि वहाँ पे एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के साथ में रैप हो रही थी। और यहाँ पे ग्लाइसिन का अपना रोल है कि उसको एक क्राउडेड सेंटर में फिट होना होता है। प्रोलिन का अपना रोल है कि वो लेफ्ट हैंडेड के लिए काम आ रहा है। हाइड्रोक्सीप्रोलिन का अपना रोल है कि इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम आ रहा है। एलानिन भी एक साइड चेन की वजह से कि वो जब 3 हेलिक्स रैप होते हैं तो वो आराम से अकोमोडेट किया जा सकता है। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का भी डिफरेंस है कि यहाँ के हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कुछ ऐसे हैं जो हमें नॉर्मली यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोलेजन के रिगार्डिंग जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, तो आप यहाँ से समराइज कर सकते हैं। और वहाँ पे 3 हेलिकल स्ट्रैंड्स जब रैप होते हैं तो उसको अपन प्रोटोफाइब्रिल बोलते हैं। और यहाँ पे 3 हेलिकल स्ट्रैंड जब रैप टुगेदर होंगे तो उसको हम ट्रोपोकोलेजन बोलते हैं। तो वहाँ प्रोटोफाइब्रिल और यहाँ पे ट्रोपोकोलेजन। और सुपर हेलिकल ट्विस्ट जो होता है उसका ओरिएंटेशन रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल राइट हैंडेड होता है और सुपर हेलिकल लेफ्ट हैंडेड हो जाता है, तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब सुपर हेलिकल की बात होगी तो वो रिवर्स होने का मतलब ये यहाँ पे था लेफ्ट, और अब कैसा हो जाएगा, राइट हैंडेड। तो हेलिकल प्रॉपर्टीज़ अपोजिट हैं, हेलिकल प्रॉपर्टीज़ रिवर्स हैं। ठीक है, तो आप अल्फा कैरोटीन का अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो कोलेजन का रिवर्स हम ले सकते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। और फिर रिवर्स के लिए आप प्रोलिन को फॉलो कर सकते हैं कि प्रोलिन की वजह से ऐसा है। कोवलेंट जो क्रॉस लिंक्स हैं कि हेलिकल रॉप्स के बीच में, वो मेनली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनको कि हमने जो वेविंग है, हेयर वेविंग डिज़ाइन, वेविंग ऑफ हेयर, उसमें भी उसको यूज़ किया था हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को चेंज करके ना। और यहाँ पे जो कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग है वो अनयूजुअल होती है 2 लाइसिन रेसिड्यूज़ के बीच में, जिसकी वजह से नॉरल्यूसिन और हाइड्रोक्सिल नॉरल्यूसिन लाइसिन जो था वो भी बनता है। तो अनयूजुअल क्रॉस लिंकिंग है, कोवलेंट बॉन्ड अनयूजुअल प्रकार का है और एक खास प्रकार का जो कंपाउंड है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। तो ये दोनों जो प्रोटीन्स थी वो हमारे पास रह जाएंगी फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल के रूप में। आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत ही मेन जो पॉइंट्स हैं आप उनको पिन आउट करके और अपने नोट्स में लाएंगे ताकि वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से आप इलास्टिन को ले सकते हैं। इलास्टिन तो जो लचीलापन जहाँ पे होता है ना, इलास्टिसिटी, तो वहाँ की प्रोटीन है। इलास्टिन इज़ फाउंड इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़, जैसे कि लिगामेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो उनमें मिलने वाली प्रोटीन है इलास्टिन। ये रिजेंबल करती है कोलेजन से इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, बट बाकी को लेकर के ये डिफरेंट भी है। पॉलीपेप्टाइड जो सब यूनिट होती है उसको अपन ट्रोपोइलास्टिन बोलेंगे। और ट्रोपोइलास्टिन के अंदर कंटेनिंग अबाउट 800 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, वहाँ पे वो 10,000 अमीनो एसिड रेसिड्यू लंबी थी और ये छोटा है ना, 800 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं उसके अंदर। ट्रोपोइलास्टिन डिफर्स फ्रॉम ट्रोपोकोलेजन इन हैविंग मैनी लाइसिन, कि लाइसिन नहीं है यहाँ पे, लाइसिन की जो अमाउंट है वो कम होती है, ज़्यादा लाइसिन नहीं है, बट फ्यू प्रोलिन रेसिड्यूज। हाँ सॉरी, इसको इस प्रकार से लेना कि इलास्टिन के लिए लाइसिन की अमाउंट ज़्यादा होती है और जो प्रोलिन की अमाउंट है वो कम होती है इलास्टिन में। और कोलेजन में आपको इसका रिवर्स लेना होता है।
कोलेजन के अंदर लाइसिन कम होता है, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन ज़्यादा होते हैं। और हेलिक्स विच इट फॉर्म्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा है, फ्रॉम द अल्फा हेलिक्स एंड द कोलेजन हेलिक्स। और ट्रोपोइलास्टिन कंसिस्ट ऑफ अल्फा हेलिकल पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड रिच इन ग्लाइसिन रेसिड्यूज सेपरेटेड बाय शॉर्ट रीजन्स कंटेनिंग लाइसिन और एलानिन रेसिड्यूज। तो प्रोलिन की मात्रा कम होती है, उसकी जगह पे वहाँ पे लाइसिन ज़्यादा होता है, एलानिन तो दोनों में ही था। द हेलिकल रीजन्स स्ट्रेच ऑन अप्लाइंग टेंशन बट रीगेन देयर ओरिजिनल लेंथ व्हेन टेंशन इज रिलीज्ड। तो जो हेलिक्स जो सुप्रा मॉलिक्यूलर जो ट्विस्ट बनेगा वो फोर्स अप्लाई करने पे टेंसिल स्ट्रेच हो जाता है ना, स्ट्रेच, और जैसे हम फोर्स को हटाएंगे तो वापस से वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, रीगेन ओरिजिनल लेंथ। तो आपके पास जो लेंथ थी उस लेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और जैसे हम फोर्स हटाएंगे फाइब्रिल वापस से अपनी पुरानी वाली लेंथ में आ जाएगा। तो दिस इज इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी इसके पास होती है। द रीजन्स कंटेनिंग लाइसिन रेसिड्यू फॉर्म कोवलेंट क्रॉस लिंक 4 लाइसिन रेसिड्यूज के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और जो 4 ग्लाइसिन साइड चेन्स होती हैं कम टुगेदर, वो एक साथ आती है एंड आर एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड इनटू डेस्मोसिन। तो 4 लाइसिन मिलकर के डेस्मोसिन बनाते हैं, ठीक है, एंड ए रिपीटेड कंपाउंड आइसोडेस्मोसिन। दीज अमीनो एसिड्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इलास्टिन। तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन ये सब क्या है, लाइसिन के बीच में, लाइसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इलास्टिन में मिलने वाले कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो कोलेजन की तरह इलास्टिन ऑल्सो कंटेन लाइसिन नॉर ल्यूसिन, जिसका कि अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है। दीज नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर कैपेबल ऑफ जॉइनिंग ट्रोपोइलास्टिन चेन्स इन एरे दैट कैन बी स्ट्रेच रिवर्सिबली इन ऑल डायरेक्शन। तो अरेंजमेंट जो है वो एरे के रूप में होता है। एरे का मतलब कि ये हमारे ट्रोपोइलास्टिन फाइब्रिल्स हैं, और ट्रोपोइलास्टिन फाइब्रिल्स एरे के रूप में अरेंज होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे फाइब्रिल्स वन आफ्टर वन पैरेलल अरेंज होते हैं, एरे पैरेलल, और इनके बीच में क्रॉस लिंक है वो डेस्मोसिन या आइसोडेस्मोसिन इनके रूप में है, और इनको हम फोर्स करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, फोर्स करने वाले स्ट्रेच हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर खिसक सकते हैं। इस प्रकार से, और जैसे हम फोर्स हटाएंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में रीगेन हो जाएंगे। तो इनके जो क्रॉस लिंक्स हैं वो स्ट्रेचेबल हैं, और जैसे आपने फोर्स हटाया वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में रीगेन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी उनके पास नहीं थी, ये प्रॉपर्टी इलास्टिन के पास है, और ये स्ट्रेचिंग के लिए जो लिंकेज जिम्मेदार है दे आर डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन। तो ये भी फाइब्रस का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पास स्ट्रेचेबिलिटी होती है, और स्ट्रेचेबिलिटी भी होती है, और फोर्स को हटाते ही वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को ये रीगेन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोलिन है वो कम है, लाइसिन यहाँ पे ज़्यादा है, नॉर ल्यूसिन यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में सिल्क फाइब्रोइन को ले सकते हैं। सिल्क फाइब्रोइन जो रेशे होते हैं सिल्क के, तो फाइब्रोइन द प्रोटीन ऑफ सिल्क, कि जो रेशम के अंदर मिलने वाली जो प्रोटीन होती है ना, इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट, कि जो इंसेक्ट होते हैं, सिल्क इंसेक्ट, उनके द्वारा ये रेशे प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड स्पाइडर्स, वो जो मकड़ियाँ हैं वो भी इनको सिल्क फाइबर्स को प्रोड्यूस करती हैं। It is polypeptide chains are predominantly in the beta conformation। तो ये अल्फा के एग्जाम्पल नहीं है, हेलिकल नहीं है, ये बीटा कन्फर्मेशंस के एग्जाम्पल है सिल्क फाइब्रोनिन। फाइब्रोनिन इज रिच इन एलानिन एंड ग्लाइसिन,
ठीक है। तो एलानिन एंड ग्लाइसिन क्यों ज़्यादा है, तो बीटा है ना, बीटा कन्फर्मेशन के लिए हमें साइड में वो चाहिए जो बहुत छोटा है, राइट। तो एलानिन ग्लाइसिन रिच होते हैं। Permitting a close packing of the beta sheet and an interlocking arrangement of the R groups। ये साइड चेन काफ़ी छोटी हैं और दो चेन बहुत क्लोजली प्लेस की जा सकती हैं। The overall structure is stabilized by extensive hydrogen bonding between all peptide linkages in the polypeptides of each beta sheet and by optimization of van der Waals interaction between the sheets। तो एक तो यहाँ पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं जो NH एंड CO के बीच में होते हैं वो सब। तो दिस इज इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने बीटा सीट में भी लिया था कि जैसे हमने एक सीट ली तो यहाँ का NH एंड देन सेकंड वाले का जो CO है, दिस इज CO, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ में फिर और जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है दैट इज़ बाय van der Waals इंट्रैक्शन, कि क्लोज पैकिंग की वजह से van der Waals इंट्रैक्शन। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा बीटा सीट के लिए एंड van der Waals इंट्रैक्शन प्लस इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो हम बीटा सीट से भी जोड़ सकते हैं। तो सिल्क डज नॉट स्ट्रैच, सिल्क है उसको हम स्ट्रैच नहीं कर सकते और लंबा नहीं कर सकते उसको। सिल्क डज नॉट स्ट्रैच यानी कि जो फाइब्रोनिन प्रोटीन है हम उसको स्ट्रैच नहीं कर सकते, नॉन स्ट्रैचेबल, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रैच्ड है, दैट इज ऑलरेडी स्ट्रैच्ड। ऑलरेडी स्ट्रेच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बीटा कन्फर्मेशन होता है वो एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन होता है, कोई पहले से वहाँ पे रूम नहीं है, क्योंकि जो बीटा प्लेटेड सीड्स हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड कंडीशन होते हैं ना, कि बिकॉज द बीटा कन्फर्मेशन इज ऑलरेडी हाईली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन। So however the structure is flexible because the sheets are held together by numerous weak interactions rather than by covalent bond। जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह जो केराटिन में होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते। तो ये जो इंट्रैक्शन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही हो या van der Waals काम कर रही हो, दे आर वीक इंट्रैक्शन। दे आर वीक इंट्रैक्शन। हम इनको फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास, दे आर फ्लेक्सिबल, स्ट्रेच नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल है ये। फ्लेक्सिबल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक ये फाइब्रिल है, आप इसको और लंबा नहीं कर सकते, ये और लंबा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये बीटा कन्फर्मेशन है, ऑलरेडी ये एक्सटेंडेड ही है, आप इसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर का मतलब इसमें बीटा सीड्स हैं और ये सीड्स से सिंपली हम ऐसे ले सकते हैं और हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंट्रैक्शंस, तो हम इनको स्ट्रैच कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी शेप में हम इनको स्ट्रैच कर सकते हैं। तो स्ट्रैच तो हो जाएंगे लेकिन एक्सटेंड नहीं होंगी, तो स्ट्रैच, हाँ स्ट्रैच नहीं होंगी, वो फ्लेक्सिबल हैं, आप उनको सीड्स को मतलब बैंड कर सकते हो और लंबाई को इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि बीटा कन्फर्मेशन से ये, और यहाँ पे सीड्स स्लाइड हो रही हैं, सीड्स को हम स्लाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स रह जाएंगे जिसमें मेनली जो एग्जांपल्स हैं वो हमें स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए अल्फ़ा कैरोटीन का लेना था, और अल्फ़ा कैरोटीन के बाद में देखिए हमने डिस्कस किया कोलेजन को, तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट थे। और देन आफ्टर कोलेजन के बाद में जो सिल्क फाइब्रोनिन है थोड़ा सा आप उसको ध्यान दे सकते हैं, कुछ डिफेक्ट्स वगैरह हैं, कंपैरिजन वगैरह की बातें, अमीनो एसिड कंपोजिशन है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन हमारे पास रहेगा दैट इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन
तो नॉर्मली जिनको साइटोप्लाज्म में काम करना होता है, जिनको सेल सरफेस से बाहर काम करना होता है, वो मेनली फाइब्रस प्रोटीन होती है, और ग्लोबुलर प्रोटीन वो होती हैं जिनको एक्वस मीडियम में काम करना होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में काम करना होता है, मैट्रिक्स में काम करना होता है, स्ट्रोमा में काम करना होता है। तो इन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन वो फाइब्रस नहीं है, वो गोल हो गए ना। तो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, और कई बार जब कई सारी पेप्टाइड चेन होते हैं तो मल्टीपल यूनिट भी हो सकती हैं, वो फोल्ड बैक होती हैं ऑन ईच अदर। तो वही था इशू कि अगर हमें एक ग्लोबुलर प्रोटीन बनानी होती है तो जो भी कन्फर्मेशंस हैं वो फिर मुड़ेंगे और इसमें पैक होंगे, तो उन्हीं से एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनती है ना। तो फोर्थ बैक और फोल्डिंग सरफेस से दोबारा से घूम जाना, एब्रप्ट डायरेक्शन चेंज, ये सारे इश्यूज ग्लोबुलर में आएंगे, अदरवाइज ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं बन सकती। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स में ऐसे इश्यूज नहीं थे। ठीक है, जैसे कि मायोग्लोबिन की बात करें तो दिस फोल्डिंग जनरेट्स ए कॉम्पैक्ट फॉर्म रिलेटिव टू द पॉलीपेप्टाइड इन ए फुल्ली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन। कि फुल्ली एक्सटेंडेड में तो काफ़ी लंबी चेन होती है, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन होती है तो उसमें काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ा एक पॉलीपेप्टाइड एक छोटी सी जगह में अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लेता है ना, वो पैकिंग हो जाती है। द फोल्डिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। कि फोल्डिंग किस प्रकार से हो रही है, फोल्डिंग से ही मिलेगा ना। फोल्डिंग ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये कैसा फोल्डिंग हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो फोल्डिंग कंट्रोल्स स्ट्रक्चरल, यानी कि फाइनल स्ट्रक्चर, यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन। ठीक है, और जो नेसेसरी होता है फॉर द प्रोटीन टू कैरी आउट ए वाइड एरे ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो एक डिफरेंट प्रकार के फंक्शन के लिए एक डिफरेंट प्रकार का स्ट्रक्चर चाहिए, और उससे एक डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए एक डिफरेंट प्रकार की फोल्डिंग चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि प्रोटीन जो है उनका रोल क्या है, दे हैव टू डू फंक्शन, कि उनको फंक्शन करना है। तो फंक्शन ए करना हो तो फंक्शन ए करने के लिए हमें स्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंग एक खास स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर ए। और स्ट्रक्चर ए तभी बन सकती है जब उसका फोल्डिंग का तरीका भी खास हो। तो फोल्डिंग भी एक खास प्रकार की, राइट। अगर हमने फोल्डिंग कुछ अलग प्रकार की कर दी है, एक्स प्रकार का फोल्डिंग कर दिया, तो फोल्डिंग से स्ट्रक्चर भी एक्स बन जाएगी और वो फिर कुछ दूसरा फंक्शन भी कर सकती है। और ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं सेम पेप्टाइड के ऊपर। कि एक सेम पेप्टाइड को अगर हम फोल्डिंग ए टाइप की करें तो उससे स्ट्रक्चर जो 3D बनेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा, वो एक खास बनेगा और उससे एक खास प्रकार का फंक्शन है वो आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सेम पेप्टाइड को एक डिफरेंट प्रकार से फोल्ड करें तो एक डिफरेंट 3D बनेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर अलग बनेगा और उससे फिर एक डिफरेंट फंक्शन लिया जा सकता है। तो एक सेम पेप्टाइड, उस सेम पेप्टाइड से दो डिफरेंट फंक्शन की, एक बार एक्स वाला फंक्शन और एक बार ए वाला फंक्शन लिया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है कि एक ही पेप्टाइड से आप अलग अलग प्रकार की फोल्डिंग कर सकते हैं क्या? चंचल कुछ आंसर देना चाहेंगे? अलका, पुनित, एक बार फोल्डिंग होगी तो अनफोल्डिंग होगी, फिर से फोल्डिंग कैसे होगी? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक सेम पेप्टाइड है, क्या आप उसको दो प्रकार से फोल्ड कर सकते हो क्या? आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को हम एक बार तो अल्फा हेलिक्स में फोल्ड करना चाहते हैं और फिर हम एक बार इसको हम बीटा सीट में फोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या?
क्या आप सेम सीक्वेंस को अल्फ़ा में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेम को आप बीटा में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप उससे रैंडम कोड बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है क्या ऐसा? सर वो प्रेजेंट कहाँ पे है सर? हैं? अलग अलग प्लेसेस पे सर, उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो क्या फेवर करे? अच्छा, ठीक है। और कुछ? आप कुछ सोच पा रहे हो या कुछ आपको याद आ रहा हो पिछली क्लासेस में कुछ ऐसी बात हुई थी जो बहुत बड़ी बात थी और उसको मैंने बताया था कि वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो अगर आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप ऐसा कर हम सकते हैं। कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो दो स्ट्रक्चर्स में था, यहाँ सर अल्फा में, और सर डी एक्स वाला बताया था आपने सर, एक और जहाँ टर्न होना होता है वहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन कीजिए कि जैसे आप पहले से जानते हैं कि चार्ज्ड अमीनो एसिड्स जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ये डिसफेवर करते हैं अल्फा हेलिक्स को, डिसफेवर अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा ना, कि सिमिलर चार्ज रिपल्सन कोज करेगा और रिपल्सन की वजह से जो n+4 के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब, और उस डिस्टर्ब को आप डिसफेवर से जोड़ रहे हो। कि चार्ज अल्फा हेलिक्स के लिए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि चार्ज से रिपल्सन होता है और रिपल्सन होगा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ेगी, और अल्फा हेलिक्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बनती है। तो हमने कहा कि चार्ज वाले अमीनो एसिड हैं वो अल्फा हेलिक्स को डिसफेवर करेंगे। ओके, तो सपोज यू हैव ए पेप्टाइड, दिस इज पॉलीग्लूटामिक एसिड, कि आपके पास एक चेन है, उस चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ऐसे n ग्लूटामिक एसिड है ना, ओनली ग्लूटामिक एसिड का चेन है वो। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको इस पॉलीग्लूटामिक जो पॉलीपेप्टाइड है इससे एक अल्फा हेलिक्स बनानी है, तो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन इससे होगा या नहीं होगा? नॉर्मली आपने ये पढ़ा है कि जो चार्ज वाले हैं वो अल्फा हेलिक्स को नहीं बनने देंगे, डिसफेवर करेंगे। तो आपने पेप्टाइड लिया है उसमें तो ओनली ग्लूटामिक एसिड है, तो चार्ज वाला ही हुआ ना, तो उससे हेलिक्स बनेगा या नहीं बनेगा? आंसर क्या है? नहीं बनेगा सर, ये हाँ, ओबियसली आपका आंसर क्या रहा है कि नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन आप जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझना कि नहीं बनेगा, इट इज़ करेक्ट, नॉट फॉर्मेशन, लेकिन एट pH 7.0, क्योंकि पॉइंट 7.0 के ऊपर आप देखेंगे कि जो ग्लूटामिक एसिड है उस ग्लूटामिक एसिड की जो साइड चेन है उस साइड चेन में O- है, और ये O- ही रिपल्सन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप इसका pH चेंज कर दीजिए, राइट, तो आपने इसका कहा कि एट pH 1.5,
तो क्या pH 1.5 के ऊपर इसका अल्फा हेलिक्स बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। बन जाएगा ना, क्योंकि pH 1.5 के ऊपर क्या है, क्योंकि अब आपको साइड चेन के pK का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है। तो 1.5 के ऊपर तो डिप्रोटोनेशन हुआ ही नहीं है, तो साइड चेन कैसी है? साइड चेन है C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं है, नो रिपल्सन। यहाँ पे चार्ज ही नहीं है तो नो रिपल्सन, नो चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सीक्वेंस हो, आप उस सीक्वेंस से नॉर्मल pH के ऊपर कुछ अलग बना सकते हो, एक डिफरेंट pH के ऊपर कुछ अलग बना सकते हो। तो क्या आप एक सीक्वेंस से 2 प्रकार के कन्फर्मेशन बना सकते हो? बना सकते हैं ना। सीक्वेंस का मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम है कि पहला अमीनो एसिड A ही होगा, दूसरा B ही होगा, तीसरा C ही होगा, D ही होगा, है ना। ऐसे सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेम सीक्वेंस से हम डिफरेंट pH के ऊपर डिफरेंट कन्फर्मेशन बना सकते हैं। तो pH अगर X होगी तो हमारा कन्फर्मेशन X बन सकता है, और pH अगर Y हुई तो यहाँ पे हमारा कन्फर्मेशन कुछ अलग बन सकता है। तो यस, आप डिफरेंट सीक्वेंस से डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं, वो तो सीधी सी बात है कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होती है, और उससे एक खास प्रकार का जो टर्सरी है वो बन सकता है। तो हम एक डिफरेंट प्रकार का फंक्शन चाहते हैं, तो डिफरेंट प्रकार का स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो हम एक ही सीक्वेंस को एक अलग प्रकार के pH के ऊपर ले जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफर करता है। हमारे ब्लड का pH अलग है, सेल का pH ब्लड जैसा ही है, लेकिन हमारे स्टोमक का pH कुछ अलग है, लाइसोसोम का pH कुछ अलग है, तो वो डिफ़र करा सकते हैं। तो सेलुलर कंडीशन वेरी करती हैं pH कंडीशन, क्योंकि एक चीज़ जो आपने पढ़ी थी कि ऑल अमीनो एसिड्स आर कॉमन, ऑल अमीनो एसिड्स आर सिमिलर, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या लिखना चाहोगे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर? ऑल अमीनो एसिड्स आर सिमिलर, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो इसमें क्या लिखना चाहिए आपको, या क्या वर्ड यूज करना चाहिए आपको? एट डिफरेंट pH। ऑल अमीनो एसिड्स आर सिमिलर एट डिफरेंट pH। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक pH को चेंज करके हम ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन ये एक हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो क्या लिखना चाहिए? क्योंकि वही चीज़ आपने अभी इसमें अप्लाई किया है। डिफरेंट एनवायरमेंटल वो जो डिफरेंट जो सेलुलर कंडीशंस होंगी उन पर। नहीं, ऑल अमीनो एसिड्स आर सिमिलर एक्सेप्टिंग देयर साइड चेन्स, यानी कि वो वही लाइन है कि ऑल अमीनो एसिड डिफर एट देयर साइड चेन्स। तो बाकी अमीनो एसिड्स में कोई अंतर नहीं है, केवल आर ग्रुप का अंतर होता है। तो अगर आपने आर ग्रुप को जो चार्ज वाला था उसको बिना चार्ज वाला बना दिया pH का यूज़ करके, तो अब आप हेलिक्स बना सकते हैं। या कोई भी कन्फर्मेशन के लिए जैसा प्रॉपर्टी आपको नीडेड है साइड चेन का, वो आप साइड चेन के ऊपर फ़र्क पड़ता है pH का, लेकिन वो तभी पड़ेगा जब हम प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन की साइट उसमें लेते हो। अदरवाइज़ किसी अमीनो एसिड की साइड चेन में ऐसा कोई साइट नहीं है, तो हम उसको pH से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, pH का उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी कि आप आइसोल्यूशन से भी बना सकते हो क्या ऐसे, कि जो पॉलीग्लूटामिक एसिड लिया उसी प्रकार से आपने पॉली आइसोल्यूशन ले लिया, तो क्या उससे अल्फा हेलिक्स बना सकते हो? आप pH को जितना मर्जी चेंज कर लो, जैसा चेंज करना चाहो करके देख लो, क्या बना सकते हो? नहीं बना पाएंगे सर, है ना। तो चार्ज से अगर कुछ pH से चार्ज से कोई कनेक्शन है साइड चेन में, तो आप उसका यूटिलाइजेशन ले सकते हो। अगर साइड चेन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो साइज़ का मैटर है, बल्कि साइज़ का मैटर है, तो बड़ी साइज़ का मामला है, तो वो साइज़ का मैटर है ना कि चार्ज का मैटर है। तो साइज़ का मैटर pH से सॉल्व नहीं होता है, वो तो आर ग्रुप की साइज़ का मैटर होगा ना। तो हर चीज़ नहीं,
जो एप्लीकेबल है केवल वो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके ना, ठीक है। ठीक है, फिर देखिए कुछ और बहुत बेसिक और फंडामेंटल, जैसे कि यहाँ पे तो बात आ जाएगी पीएच की, है ना। तो पीएच एक्स और पीएच वाई है ना, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे भी ध्यान देते रहें कि आप जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं, या उनमें कहाँ तक आपके पास क्या क्या परमिशन होती है। ठीक है, देखो एज इट इज़ जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको एज इट इज़ तैयार करना और बस उसको मेमोराइज़ कर लेना, ये मतलब कि 30-40% तक आपको कैरी करेगा, बस इससे ज़्यादा इसका रोल नहीं है। बाकी 50% से बड़ा रोल तो आपने जो समझ लिया ना उसको हाउ टू यूज़ और हाउ टू कोरिलेट, इस पे है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड हम काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो समझना है कि हर चीज़ समझ में आ जाए आपके, और फिर उसको अप्लाई करना डिफरेंट एंगल से। ओके, तो रिपीटेड आप इन पे सुने, इनको रिपीट करें, वीडियोस को भी, अपने कंटेंट्स को भी रिपीट करते रहें, अप्लाई करते रहें। जितनी बार आप पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा कुछ और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से और कोरिलेट करते हुए आप इनमें जोड़ पाएंगे, वो बेटर होगा आपके लिए। तो एक बार पढ़ के आप छोड़ दें, उससे काम नहीं होने वाला अपना। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं इंक्लूड एंजाइम्स, ऐसे ही जो प्रोटीन जिनको ट्रांसपोर्ट होना होता है, मोटर प्रोटीन्स हैं जो एनर्जी कंज्यूम करके मूवमेंट देती हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, जिनके और कई फंक्शंस होते हैं, कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं उनके अलावा मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होती हैं। और फाइब्रस प्रोटीन्स को मोस्टली स्ट्रेंथ और ऐसे काम करने होते हैं, तो वहाँ के प्रोटीन अलग हैं, बाकी प्रोटीन्स मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कॉम्पैक्ट होती है, और कॉम्पैक्ट कोई स्ट्रक्चर तभी हो सकती है जब वहाँ पे हमें फोल्डिंग मिलेगी। विदाउट फोल्डिंग हम किसी स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। तो फोल्डिंग के लिए फोल्ड बैक होना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक हम चीज़ों को वापस नहीं मोड़ेंगे वो छोटी जगह में पैक नहीं हो सकती। तो फोल्ड बैक, और फोल्ड बैक के लिए फिर ट्रंस वगैरह, और फिर वापस से अंदर आएगा कोई चेन या सीक्वेंस या कोई भी कंफर्मेशन, तो अंदर क्यों है और बाहर क्यों है, वो सारे इश्यूज़ एक बार थोड़ा सा उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएं। हाँ बोलिए। पर ये मुझे समझ नहीं आया कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर एक प्रोटीन अपना फंक्शन कैसे चेंज कर देगी, क्योंकि उसका तो एक स्पेशल 3D है और एक स्पेशली उसका फंक्शन होगा, तो ओनली पीएच पर वो अपना फंक्शन कैसे डिफरेंट कर देगी। नहीं, क्यों, आपके पास कोई भी सीक्वेंस है और सीक्वेंस को आप पीएच एक्स पे लेके जाओ और फिर दूसरी पीएच पे लेके जाओ पीएच वाई, तो इससे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे चार्ज एक्स प्रकार के हैं और यहाँ पे चार्ज वाई प्रकार के हैं, और चार्ज की वजह से यहाँ पे फोल्डिंग और जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो अलग प्रकार की होंगी, यहाँ पे वो अलग प्रकार की होंगी। तो यहाँ पे जो 3D बनेगा वो डिफरेंट है, यहाँ का 3D है वो डिफरेंट है, और फिर 3D से ही फंक्शन होता है। तो एक ख़ास डिज़ाइन से फंक्शन अलग प्रकार का, और फिर दूसरे प्रकार के डिज़ाइन से फंक्शन दूसरे प्रकार का। तो आप फंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है 3D, और 3D डिपेंड करता है फोल्डिंग पे, फोल्डिंग डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी डिपेंड करती है साइड चेन पे, और साइड चेन डिपेंड करता है पीएच पे। तो सर अपन ऐसा भी तो लेते हैं कि कोई प्रोटीन तो एक ऑप्टिमल पीएच पर ही अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन देगी, तो पीएच चेंज करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर ही डिस्टेबलाइज हो जाएगी, तो फिर वो फंक्शन डिफरेंट कैसे क्यों, देगी। आपके पास कोई एंजाइम है और उसका pH 7 के ऊपर और pH 9 के ऊपर 3D वेरी करेगा ना। यहाँ पे उसका 3D अलग है और यहाँ पे उसका 3D अलग है। तो आपने आपने कहा कि वो
pH 8.2 के ऊपर मैक्सिमम वर्क देता है, ले लिया आपने कुछ कि वो pH मैक्सिमम उसका ऑप्टिमम है, तो ऑप्टिमम का मतलब उस pH के ऊपर जो उसका 3D है वो बेस्ट है। इस समय उसके पास जो 3D है, दिस इज द बेस्ट। बेस्ट का मतलब मोस्ट कम्पिटेबल फॉर इट्स सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है वो इसका pH 8.2 पे है। अब जैसे आपने pH को 8.2 से 7 की तरफ लेके गए तो 3D लॉस्ट। जैसे आप उसको 9 या 9 देगा ही नहीं वो, हैं, फंक्शन नहीं देगा ना। अब तो फंक्शन आएगा ही नहीं। भाई फंक्शन नहीं देगा, आपको एक फंक्शन के ऊपर फोकस था आपका, फंक्शन x के ऊपर आप देख रहे थे, आपने कहा कि वो फंक्शन तो 8.2 के ऊपर द बेस्ट आता है, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर सेकंड सबसे ज़्यादा वो 8.2 पे दे रहा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस समय पे सबस्ट्रेट x को यूज़ कर रहा था, सबस्ट्रेट a को, और आपने pH 9 किया तो 3D उसका चेंज हो गया, अब वो सबस्ट्रेट b को यूज़ करने लग गया, तो अब इसका फंक्शन ही बदल गया ना। भाई ऐसा थोड़ी कि फंक्शन चला गया तो अब दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता। एक डिज़ाइन एक फंक्शन करती है तो डिज़ाइन तो उसके पास है ही ना, पर पहली वाली नहीं है, तो हो सकता है वो दूसरा फंक्शन कर सकता है ना। और कोई बात हो? ओके, हाँ, ग्लोबुलर प्रोटीन के रिगार्डिंग आपको कुछ देखना है। ठीक है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन को एक बार हम बना लेते हैं कि ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, और अब इसमें हम जो लाइन यूज़ करेंगे वो कन्फर्मेशंस हैं ना, जैसे अल्फ़ा हेलिक्स हो सकती है, बीटा सीट हो सकती हैं, रैंडम कोइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ये सब कन्फर्मेशंस हैं। ओके, अब देखिए हमारा जब ग्लोबुलर का इश्यू आता है, ग्लोबुलर प्रोटीन आती है, तो उसमें दो चीज़ें हो जाती है। एक तो हो जाता है उसकी सरफेस, और एक हो जाता है उसका कोर। तो रेड कलर से जो दिख रहा है वो तो है उसका सरफेस, और अंदर जो है दैट इज कोर। ठीक है, और फिर बड़ा इशू ये है कि सराउंडिंग में वाटर है, कि वो सेल के अंदर काम कर रही हो या सेल से बाहर काम कर रहा हो प्रोटीन, तो वो एक्वस एनवायरनमेंट है, और एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पानी है और वो H2O की वजह से प्रोटीन फोल्ड हो रखी है ना, ग्लोबुलर हो रखी है, इसका मतलब प्रोटीन फोल्ड हो रखी है, फोल्डेड प्रोटीन। फोल्डेड प्रोटीन, और सिंपल कहें तो ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ये कॉम्पैक्ट हो रखी है। ठीक है, तो इसमें एक वो सेक्शन जो कि बाहर है, बाहर का मतलब जो पार्ट सरफेस पे है, तो ये इंटरेक्ट करता है विथ वाटर, इंटरेक्ट विथ वाटर। और एक सेक्शन वो है जो इंटीरियर में है, तो इट इज अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में दो जगह हम ले सकते हैं, एक उसका सरफेस और एक उसका कोर। सरफेस पानी के लगातार संपर्क में होता है, और कोर लगातार पानी से दूर होता है, अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो जब पानी के पास वाला पार्ट हम लेंगे, तो पानी के पास, क्योंकि इस पूरे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स हैं, इसमें सर क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। वो अमीनो एसिड कैसी चेन है, कैसा कन्फर्मेशन है ना, ये सब उसमें कोई भी डिज़ाइन रह सकती है। तो अल्फा हेलिक्स हो, बीटा हो, कुछ भी हो, ये सब उसमें है। ठीक है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, रैंडम कॉइल्स वगैरह, एनीथिंग कुछ भी हम लेना चाहें, सब कुछ इसमें है ना। बस इस प्रकार से कि ये फोल्ड बैक होकर के इसने एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रखी है। तो सरफेस के ऊपर जो अमीनो एसिड होने चाहिए, सरफेस के ऊपर जो अमीनो एसिड होने चाहिए
वो ऐसे अमीनो एसिड होने चाहिए जो पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकें, तो दैट शुड बी हाइड्रोफोबिक, दैट शुड बी हाइड्रोफिलिक, क्योंकि पेप्टाइड है तो बाकी तो इसमें बैकबोन है, और सरफेस के ऊपर जो अमीनो एसिड आए हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब या तो वो होने चाहिए चार्ज वाले, या वो होने चाहिए पोलर अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक तो ये इश्यू आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो अवे फ्रॉम वाटर हैं, जो इंटीरियर में है, जो उसके कोर में है, कोर में कैसे अमीनो एसिड होने चाहिए, दैट शुड बी हाइड्रोफोबिक। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि बेसिकली हमें ये अप्लाई करना होता है, कि बाकी कुछ अगर हम ना अप्लाई कर रहे हो तो ये एक बेसिक रहेगा। इस साइड चेन में हम देखें तो जो सरफेस है उस पर देखें तो पानी के साथ इंटरेक्ट होने वाले, और कोर की बात करें तो पानी से दूर रहने वाले अमीनो एसिड होने चाहिए। ओके, अब देखिए जैसे हम कुछ बातें करें कि एक तो आपने देखा कि चार्ज वाले सरफेस पे होने चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे लेता हूँ चार्ज अमीनो एसिड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सरफेस पे होना चाहिए, ताकि वो वाटर के साथ में इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन आपको आंसर इस बात का देना है कि चार्ज अमीनो एसिड क्या कोर में हो सकता है क्या चार्ज अमीनो एसिड कोर में हो सकता है क्या? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट, क्योंकि कोर कैसा एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, इस हाइड्रोफोबिक में हाइड्रोफोबिक ही होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड हो अंदर। जो कोर है हम चाहते हैं कि जो कोर के अंदर ग्लूटामिक एसिड हो, और ग्लूटामिक एसिड के पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हम एक नेगेटिव चार्ज वाले को यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? ऐसा ही चार्ज वाला, माइनस चार्ज वाला यहाँ सरफेस पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सरफेस पे उसको पानी के साथ में इंटरेक्ट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल तो वो यहाँ है, और अंदर तो वो अनजस्टिफाइड है, अंदर वो चार्ज वाला इस्टेब्लिश कैसे होगा? तो उसका सॉल्यूशन है कि ग्लूटामिक एसिड जहाँ है उसके पास में अगर कोई ऐसा अमीनो एसिड हो जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जैसे कि आपने लिया कि यहाँ पे लाइसिन है, तो क्या आप माइनस चार्ज वाले को प्लस चार्ज वाले के साथ में काउंटर बैलेंस कर सकते हो? यस, काउंटर बैलेंस कर सकते हो। हाँ, दो माइनस वाले को आप अंदर पुट नहीं कर सकते, ग्लूटामिक एसिड के बगल में आप ग्लूटामिक एसिड को नहीं लगा सकते, वो रिपल्सन कोज करेंगे। दो माइनस माइनस आप साथ नहीं रख सकते, दो प्लस प्लस आप साथ नहीं रख सकते, वो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबलनेस होगा। हाँ, लेकिन अपोजिट चार्ज वाले अगर नियर बाई प्लेस्ड हों तो वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, राइट। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो अंदर बरी होंगे। हाइड्रोफोबिक में जैसे कि आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफान लिया आपने, तो ट्रिप्टोफान एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनमें कि पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस है वो सेंटर में ही होंगे, दे विल बी बरीड।
ठीक है, और वो बरीड भी बहुत पास पास होंगे तो उनमें पाई पाई रेजोनेंस और पाई पाई इंटरेक्शन वो सब भी हो सकते हैं। तो पोलर हैं, चार्ज हैं, वो सरफेस पे होने चाहिए। हाँ, चार्ज वाले इंटीरियर में भी हो सकते हैं, चार्ज वाले इंटीरियर में भी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब अपोजिट चार्ज से उनको काउंटर बैलेंस किया जाए। तो ऐसा आपसे कहा जाए कि चार्ज अमीनो एसिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सरफेस, तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेंटर में भी हो सकते हैं अगर काउंटर बैलेंस का इशू वहाँ पे सोल्व हो रहा हो तो। हाँ, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो बाहर सतह पे होंगे नहीं, वो हमेशा बरीड किए जाएंगे। तो हमारी एक तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होती है कि हम सिंपली सोचते हैं कि बाहर पानी है तो पानी के साथ इंटरेक्ट होने वाले हाइड्रोफिलिक यानी कि चार्ज और पोलर हैं वो बाहर ले लीजिए, और जिनके पास चार्ज नहीं है, पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर हैं, उनको अंदर ले लीजिए। इट्स बेसिक। लेकिन फिर उसमें और कुछ किया जा सकता है क्या? यस, और क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं वो भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन लास्ट पेपर्स में रहे हैं। हर बार ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज पूछी भी जाती हैं, राइट। और फिर वो सारी चीज़ें कि जब आपको बार बार एक सीक्वेंस को फोर्थ बैक करना होता है, आपको वापस एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनानी होती है, तो आपको लगातार डायरेक्शन चेंज करनी होती है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए टर्न्स, लूप्स, ये सब जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। वो सारी स्ट्रक्चर जब हम सेकेंडरी कन्फर्मेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने ली थी। तो किस प्रकार का 3D होगा, वो किस प्रकार की साइड चेंज, और साइड चेंज में चार्ज कैसा, वो pH के ऊपर डिपेंड करने वाला। और फिर फाइनली जब पैकिंग होती है तो पैकिंग के अंदर क्या होना चाहिए? पैकिंग फेवरेबल पैकिंग होनी चाहिए, करेक्ट पैकिंग। यानी कि आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग शुड बी करेक्ट, कि फोल्डिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। और करेक्ट फोल्डिंग बोलने का मतलब है थर्मोडायनेमिकली करेक्ट। थर्मोडायनेमिकली करेक्ट। और थर्मोडायनेमिकली करेक्ट का मतलब यही था कि पोलर और चार्ज वाले बाहर और हाइड्रोफोबिक कोर में। तो दिस इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल ओरिएंटेशन, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, समझ पा रहे हैं बातों को आप?